जय हिंद प्यारे साथियों, मैं चौधरी दिलीप सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल शिक्षा बाई प्रेम सर पर। साथियों, आज से हम हिंदी ग्रामर की शुरुआत करने जा रहे हैं। ग्रामर में हम सर्वप्रथम MCQs का अध्ययन करेंगे। साथियों, आज प्रथम टॉपिक हिंदी वर्णमाला का शुरू किया है, ध्वनि अवस्था एवं वर्णमाला। आज हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इस इंट्रोडक्शन के अंदर क्या क्या पढ़ा जाता है, कैसे क्वेश्चन बनते हैं। इसमें साथियों मैंने आपके लिए पुराने एग्जाम में आए हुए MCQs ऐड किए हैं, साथ के साथ जो भावी एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन बन सकते हैं उनका भी अध्ययन करेंगे। चलो शुरुआत करते हैं साथियों। पहला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में मुख्य स्वर कितने होते हैं? मुख्य को हम बोल सकते हैं मूल स्वर। कई बार मूल लिखा हुआ ही नहीं आता, वहां मुख्य आ जाता है और हम सोचते हैं कि ये मुख्य तो कभी पढ़ा ही नहीं है। तो ये स्वर होते हैं साथियों 4। कौन कौन से होते हैं? ए, ई, उ, ऋषि वाला री। ये 4 मुख्य कहो या मूल कहो स्वर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से वर्ण या स्वर परस्पर सवर्ण या सजाती होते हैं? सवर्ण कहो या सजाती कहो एक ही बात है। ये बोल रहा है परस्पर होने चाहिए। परस्पर की बात आ रही है। परस्पर में जैसे ऑप्शन दे दिए, ए, ई, 2 नंबर पर ऑप्शन दे दिए, उ, दीर्घ उ, 3 नंबर पे ऑप्शन दे दिए, ए, आई, 4 नंबर पे ऑप्शन दे दिए, ओ, औ। साथियों, ये परस्पर सभी सवर्ण हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन है परस्पर सवर्ण होने चाहिए। परस्पर सवर्ण का मतलब है इसके अंदर 2 ऑप्शन दे रखे हैं तो दोनों ही एक ही उच्चारण स्थान के होने चाहिए। तो साथियों, ए और ई ये कंठ से उच्चारित है, ये तालु से उच्चारित है। ए आई कंठ तालु से उच्चारित है, ओ औ कंठोष्ठ से उच्चारित है। जबकि उ ये दोनों ही वर्ण है, स्वर है जो दोनों ही ओष्ठ से उच्चारित है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। उ और उ ओष्ठ से उच्चारित है। जैसे बोल के देखो, उ दोनों ही ओष्ठ, मेरे होठों का इसमें पूर्ण रूप से योगदान है, दोनों ही ओष्ठ से उच्चारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्ध स्वर। हलंत नहीं होगा साथियों, अर्ध स्वर। अर्ध स्वर हिंदी के अंदर 2 होते हैं। अर्ध स्वर कितने होते हैं हिंदी के अंदर? 2 होते हैं, ये और वे। ये और वे हिंदी के अंदर अर्ध स्वर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्तों को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या होती है। साथियों, संयुक्त वर्ण कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। कौन कौन से हैं? क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। अब इनको छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या होती है। इनको छोड़ दिया तो मूल वर्णों की संख्या होगी, इनको साथ में रखेंगे तब तक तो मूल वर्णों की संख्या होगी 48। इन 4 को निकाल दिया तो शेष मूल वर्ण बचेंगे इसमें 44। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर रहित। सहित की बात नहीं कर रहा है, स्वर रहित होना चाहिए। स्वर रहित रे का प्रयोग। साथियों, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ट्रक, पुनर्निर्माण, त्राटक, शत्रु। यहां पर भी रे का प्रयोग हुआ है, यहां पर भी रे का प्रयोग हुआ है, यहां पर भी रे का प्रयोग हुआ है। पर साथियों, स्वर रहित रे का बात चल रही है। जैसे यहां त्राटक में रे की बात कर रहे हैं तो ते, फिर रे, फिर आ। त्रा में त्रा बोल के देखो आप, त्रा त्रा, तो पहले ते आएगा, फिर रे आएगा, फिर आ की इसमें ध्वनि निकल रही है शेष। तो इसमें
यही बात हो रही है कि स्वर रहित होना चाहिए। इसमें देखो स्वर आ रहा है साथ में, जबकि स्वर रहित की बात हो रही है तो इसमें ये जो ऊपर रे दिख रहा है आपको, यही स्वर रहित रे होगा साथियों। इसमें जो ऊपर की ओर लगा हुआ है रे, यही स्वर रहित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुनासिक स्वर कौन से शब्द में नहीं है? साथियों सबसे बड़ी दिक्कत करता है ये नहीं है और है वाला क्वेश्चन, क्योंकि हम लोग यहां तक पहुंचते ही नहीं है। बस यहां से देख लिया अनुनासिक स्वर, बस ऑप्शन हल करने में लगे रहते हैं। साथियों क्वेश्चन पूरा पढ़ना है। अनुनासिक स्वर कौन से शब्द में नहीं है? ऑप्शन है गांव, दांत, हंस, घंटा। चारों शब्द एक जैसे ही दिख रहे हैं, दिखने में चारों एक जैसे ही है, चारों में ही अनुनासिक का प्रयोग हुआ है। ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो इनको पहले बोल के देखो, उच्चारण करके देखो। गांव, गांव, इसमें अनुनासिक का प्रयोग हो रहा है। दांत, दांत, इसमें भी अनुनासिक स्वर का प्रयोग हो रहा है। हंस, हंस, इसमें भी अनुनासिक स्वर का प्रयोग हो रहा है। और घंटा बचा पीछे, घंटा, घंटा, इसमें अनुनासिक शब्द का स्वर का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसका साथियों ऑप्शन नंबर 4 होगा। साथियों ये ध्वनि अवस्था और वर्णमाला के अंदर नहीं है, फिर भी इनका अध्ययन जरूरी है। अब मेरे को बताओ मात्रा किसे कहते हैं? साथियों मात्रा, मात्रा कहते हैं उच्चारण के कालमान को मात्रा कहा जाता है। उच्चारण का कालमान मात्रा। अब साथियों आप पूछेंगे उच्चारण का कालमान कौन सा आ गया, ये मात्रा कहां से आ गई? जैसे मैं लिखता हूं ए, आ। साथियों ए की कोई मात्रा नहीं होती, ए की कोई मात्रा नहीं होती। हिंदी में स्वर 11 होते हैं, लेकिन उनके मात्रा चिन्ह पूछे तो वो 10 ही होते हैं, क्योंकि ए की कोई मात्रा का चिन्ह नहीं होता। और कालमान को मात्रा कहा जाता है। कालमान क्या है? जैसे आ लिखा है तो आ के अंदर मात्रा का ये चिन्ह होगा ये। ई जैसे मैंने लिखा ई, तो इसका चिन्ह होगा ये वाला, ये बड़ी ई है, ये होगा छोटी ई, और ये होगा बड़ी ई का। तो ये इनके चिन्ह है, ये लिपि चिन्ह है इनके। तो उच्चारण के कालमान को मात्रा कहा जाता है, ये इनका कालमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे बताएं, संधि किसे कहते हैं? संधि कहते हैं परस्पर दो वर्ण मिलते हैं। परस्पर दो वर्ण मिलेंगे, वर्णों में विकार उत्पन्न होगा। विकार का अर्थ होता है बदलाव। दो वर्ण मिलेंगे तो विकार, उनमें विकार उत्पन्न होगा, अर्थात उनमें बदलाव होगा, तो उसे संधि कहेंगे। परस्पर दो वर्णों में उत्पन्न विकार, विकार का अर्थ होता है बदलाव या बिगड़ा हुआ रूप। तो उत्पन्न विकार या बदलाव को संधि कहा जाता है। परस्पर दो वर्ण, वर्ण जब आपस में मिलेंगे तो उनमें विकार उत्पन्न होगा। विकार का अर्थ होता है बदलाव। दो वर्ण मिलेंगे तो विकार उत्पन्न होगा, विकार उत्पन्न होने से संधि होगी। जैसे मैंने उदाहरण दिया आप लोगों को, राम प्लस अयन, ये अलग वर्ण है, ये अलग शब्द है राम, ये अयन अलग शब्द है। अब इन दोनों में क्या होगा? विकार होगा, बदलाव होगा। इनको हम एक करेंगे तो इनका संधि विच्छेद होगा। ए, इसमें ए की मात्रा है, राम में ए की मात्रा, इधर अयन में ए की मात्रा, तो दीर्घ संधि का उदाहरण है। ए और ए आपस में मिलकर आ हो जाते हैं, तो इसका होगा रामायण।
संधि के कुछ नियम चलते हैं, उन नियमों की बदौलत ये यहां पर ने का णे हो जाता है। तो इसमें क्या हुआ है, यही हुआ है कि दो वर्णों में उत्पन्न विकार या बदलाव संधि कहलाता है। दो शब्द है, उनमें विकार बदलाव हुआ और रामायण शब्द का निर्माण हो गया। नेक्स्ट है समास। समास, यहां दो वर्ण में विकार उत्पन्न हो रहा है, यहां दो परस्पर दो शब्द मिलेंगे। परस्पर दो शब्दों के मेल से क्या होगा साथियों, परस्पर दो, वहां पर वर्ण मिल रहे थे, यहां पर परस्पर दो शब्द मिलेंगे। दो शब्द मिलेंगे तो मिलकर वो अपना संक्षिप्त रूप बनाएंगे। संक्षिप्त रूप बनाएंगे अर्थात निर्माण करेंगे। परस्पर दो शब्द, साथियों गौर करना, परस्पर दो शब्द, उनका मेल होगा, उनका मिलाप होगा, तो उनमें वो मिलकर संक्षिप्त रूप, संक्षिप्त का अर्थ होता है लघुत्तम या छोटा रूप, उसका छोटा रूप बनाएंगे, उससे निर्मित जो शब्द बनेगा तो वो समास कहलाएगा। जैसे उदाहरण देता हूं आप लोगों को, हवन के लिए सामग्री। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया हवन के लिए सामग्री, तो इसका संक्षिप्त या छोटा रूप क्या होगा, तो इसको हम इतना बड़ा नहीं लिख के ऐसे भी बोल सकते हैं सर हवन के लिए सामग्री है तो वो हवन सामग्री हो गई। तो ये संक्षिप्त रूप, मतलब इतना बड़ा ना बोलकर ना लिखकर हम इसका संक्षिप्त रूप लिख देते हैं, तो इसका हो जाएगा हवन सामग्री। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं साथियों बताएं। व्यंजन, व्यंजन साथियों स्वतंत्र, अपने आप में स्वतंत्र नहीं होते, स्वर होते हैं जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, उन्हें किसी अन्य की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। जैसे ए बोला मैंने, आ बोला मैंने, ई बोला, ई बोला, इनमें मुझे किसी अन्य की सहायता की आवश्यकता नहीं है। व्यंजन अपने आप में स्वतंत्र नहीं होते हैं, इन्हें सहायता की जरूरत होती है। जैसे मैंने के बोला, का बोला, जैसे गौर करना साथियों, के आप भी बोलकर देखे के, इसमें शुरू में के की ध्वनि आ रही है लेकिन लास्ट में ए की ध्वनि आ रही है के। जबकि आप बोल के देखें ए आ, लंबा बोल के देखें तो आप जितनी बार बोलेंगे तो ए का ए ही निकलेगा लास्ट तक, आ का आ ही निकलेगा। जबकि आप के खे गे बोल के देखें, जैसे के खे गे, तो शुरू में तो आपको गे लगेगा, फिर उसमें ए की मात्रा आने लग जाती है। तो साथियों व्यंजन वह रूप होता है जिसमें स्वर के सहयोग, स्वर का सहयोग लेने की आवश्यकता होती है, जो अपने आप में स्वतंत्र नहीं होते हैं। स्वर अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, जबकि व्यंजन वे होते हैं अर्थात वे रूप जिसमें स्वरों की सहायता ली जाती हो, अर्थात ये अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। जैसे मैं बोलूं ए आ, साथियों ये दोनों स्वर लिखे हैं मैंने यहां पर, इनको आप जितना लंबा उच्चारण करेंगे तो ए का ए ही निकलेगा, आ का आ ही निकलेगा। अब मैं बोलूं के खे, आप उच्चारण करके देखें साथियों और लिख के भी देखेंगे ना, तो के में एक ही मात्रा है, के इसमें एक ही ध्वनि आ रही है, खे लिखेंगे तो खे में भी
ए की ध्वनि आ रही है। तो साथियों व्यंजन अपने आप में स्वतंत्र नहीं होते हैं, इनका उच्चारण करना हो तो इनमें स्वरों की सहायता ली जाती है। नेक्स्ट वर्ण, बताएं साथियों वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण है साथियों किसी भाषा की लघुतम सार्थक इकाई। अब आप कहेंगे सर ये लघुतम तो ठीक है, सार्थक क्या है? सार्थक का अर्थ है कि छोटा से छोटा रूप जिसका कोई अर्थ भी निकलता हो, वो सार्थक रूप है। अब मैं आपके सामने बोल दूं आऊं आऊं, अब सर आप बोलेंगे ये कौन सी चाइनीज लैंग्वेज बोली आपने, इसका न तो कोई लिखित रूप है न इसका कोई अर्थ निकलता है, तो वो अलिखित रूप है। वर्ण वो होते हैं जिनका किसी भाषा की लघुतम होने के साथ साथ सार्थक ध्वनि होनी चाहिए, अर्थात किसी भाषा का लघुतम सार्थक रूप, अगर ये लघुतम तो हो गया लेकिन अगर ये सार्थक नहीं हुआ तो साथ ही वो वर्ण नहीं कहलाएगा। जब तक वो लघुतम है सार्थक नहीं है तब तक वो वर्ण नहीं कहलाएगा। लघुतम छोटा से छोटा रूप हो और वो सार्थक भी हो, जैसे मैं लिखूं के खे। अब साथियों आप सभी ने पढ़े हैं, हमने भी पढ़े हैं, के खे पढ़ते आ रहे हैं, इनका लघुतम रूप यही है, सार्थक रूप भी है ये, जो आपने भी पढ़ा है मैंने भी पढ़ा है। और अगर मैं यहां वर्ण लिख रखा है और मैं यहां अगर आपसे पूछूं कि ध्वनि क्या है, तो अंतर कुछ नहीं है, वो भी किसी भाषा का लघुतम रूप होगा लेकिन वो लिखित नहीं है। ये वर्ण है जो वर्ण लिखित रूप है, ठीक है, किसी भाषा का लघुतम है लेकिन ये साथ में लिखित भी है। अब इसका जो मैं अभी आपके सामने बोल रहा हूं के खे, तो ये सिर्फ ध्वनि है क्योंकि मैंने अभी वो लिखी नहीं है, तो वो लिखित नहीं होकर मौखिक सार्थिक रूप किसी भाषा का सबसे छोटा अर्थात लघुतम, या तो सबसे छोटा कह दो या लघुतम रूप कह दो, अगर वो मौखिक है तो वो ध्वनि ही रहेगा। नेक्स्ट है वर्ण द्वित्व। साथियों बताएं वर्ण द्वित्व किसे कहते हैं? जब दो वर्ण किसी शब्द के अंदर दो वर्ण आए, उनमें से एक तो हो आधा और एक हो पूरा। साथियों कोई भी वर्ण हो या शब्द हो, उसमें पहला वर्ण तो हो आधा दूसरा हो पूरा, तो उसे वर्ण द्वित्व कहते हैं। जैसे मैं लिखता हूं सच्चा, पक्का, तो ये वर्ण द्वित्व है साथियों। जैसे आप देख रहे हैं इसमें, इसका छोटा रूप करके देखें, से इसमें एक ही मात्रा है अर्थात एक ही ध्वनि निकल रही है इसमें। फिर आप देख रहे हैं साथियों आधा चे है, तो ये आधा चे लिख दिया, ये हलंत का मतलब होता है आधा, हलंत का अर्थ ही आधा रूप होता है साथियों। फिर इसमें वापस चे है, इसे हम आधा लिखेंगे। फिर चे में आ की मात्रा है, जैसे आप बोलते हैं ना चा, तो चा में आ की मात्रा है, तो ये साथियों वर्ण द्वित्व हो गया। यहाँ दो वर्ण है, दोनों सजाती हैं, मतलब एक ही जाति के हैं, उसके बाद स्वर आ रहा है, तो दो वर्ण पहले फिर उसके बाद स्वर आ रहा है, तो ये वर्ण द्वितीय कहलाएगा साथियों। जैसे पक्का लिखा है तो इसका होगा पे, पे में स्वर निकल रखा ए, फिर आधा के, आधा के ऐसे भी लिख सकते हैं और आधा के हलंत करके ऐसे भी लिख सकते हैं, फिर वापस आधा के फिर आ की मात्रा, तो ये साथियों वर्ण द्वित्व है। कोई भी ऐसा शब्द जिसका दो टुकड़े करेंगे जिसमें से पहला वर्ण आधा हो और दूसरा पूरा हो, तो वो वर्ण द्वितीय की श्रेणी में आएगा साथियों। नेक्स्ट है अपभ्रंश के स्वर। अपभ्रंश के स्वर कौन कौन से साथियों? अपभ्रंश के स्वर है साथियों 8। कौन कौन से साथियों? 8 बताएं मुझे। अपभ्रंश के स्वर कितने साथियों? 8। कौन कौन से हैं? 8 है साथियों, ए, आ, ई, उ, दीर्घ उ, ए, ओ। साथियों ये 8 जो मैंने आपके सामने वर्ण लिखे हैं, स्वर लिखे हैं,
ये अपभ्रंश के स्वर होते हैं 8। कौन कौन से हैं? ए, आ, ई, दीर्घ ई, उ, ए, ओ। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए अपभ्रंश के पश्चात दो नए स्वरों का विकास हुआ है, अपभ्रंश के पश्चात दो नए स्वरों का विकास हुआ है, वो कौन से हैं? अपभ्रंश के पश्चात दो नए स्वरों का विकास हुआ है, वो कौन से हैं? अपभ्रंश के पश्चात, ये तो अपभ्रंश के दौरान है या अपभ्रंश के स्वर बोल दो, 8 हैं। ए, आ, ई, उ, दीर्घ उ, ए, ओ। अपभ्रंश के पश्चात अर्थात ये 8 आने के बाद, इसके बाद दो नए, कितने? दो नए स्वरों का विकास हुआ है, वो कौन कौन से साथियों? तो वो होगा, जैसे यहां ए है, ओ है, तो इनमें आई गायब है, औ गायब है, तो वही होंगे साथियों इसमें आई और औ। अर्थात अपभ्रंश के पश्चात दो नए स्वरों का विकास हुआ है, जो है आई, औ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के भेद। क्या है साथियों? बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के भेद जो है साथियों, हवा या प्राण तत्व की मात्रा के आधार पर, एक तो होगा हवा या प्राण तत्व की मात्रा के आधार पर, एक होगा सौर तंत्रियों में कंपन के आधार पर। कौन कौन से होंगे? पहला होगा हवा या प्राणतव की मात्रा के आधार पर, और दूसरा होगा सौर तंत्रियों में कंपन के आधार पर। दूसरा होगा सौर तंत्रियों में कंपन के आधार पर। अब आप कहेंगे सर सौर तंत्रियों में कंपन के आधार पर कौन से, इनका विभाजन करेंगे तो कौन से दो हैं, और हवा या प्राण तत्व के आधार पर कौन से हैं? तो सौर तंत्रियों का वर्गीकरण करेंगे तो इनके दो रूप होते हैं, घोष और अघोष। और हवा और प्राण तत्व के आधार पर दो वर्गीकरण होते हैं, जो है अल्पप्राण और महाप्राण। नेक्स्ट है देवनागरी लिपि की मानक वर्णमाला। देवनागरी लिपि की मानक वर्णमाला में क्या क्या आएंगे साथियों? पहले आएंगे स्पर्श, स्पर्श वर्ण, फिर आएंगे अंतस्थ, फिर आएंगे ऊष्म वर्ण। अब आप कहेंगे सर ये क्या लिखा आपने? तो देवनागरी लिपि उनकी मानक वर्णमाला है, मानक वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों को शामिल किया जाता है, अंतस्थ को शामिल किया जाता है, ऊष्म को शामिल किया जाएगा। अब स्पर्श कौन कौन से हैं? स्पर्श होते हैं टोटल 25। कितने होते हैं साथियों? टोटल होंगे 25, 25। ये कौन कौन से हैं? के वर्ण, चे वर्ण, टे वर्ण, ते वर्ण, पे वर्ण। प्रत्येक में 5-5 है, प्रत्येक में 5-5 है, तो ये टोटल 25 हो गए साथियों। कितने हो गए? 25 हो गए। नेक्स्ट है अंतस्थ। अंतस्थ 4 होते हैं साथियों, ये, रे, ले, वे। कितने होते हैं साथियों? 4 होते हैं, ये, रे, ले और वे। कई बार इनका एग्जाम में क्रम भी पूछ लेता है कि इनका सही सीक्वेंस क्या होगा, सही क्रम क्या होगा। तो साथियों इसी रूप में याद करना है। अगर संस्कृत पढ़ते हम तो यहां पर संस्कृत पढ़ते तो इनका क्रम होता ये, वे, रे, ले। क्या होता? ये के बाद में सीधा वे आ जाता, फिर रे और फिर ले आ जाता। साथियों नेक्स्ट है उष्म। उष्म भी 4 होते हैं साथियों। कितने होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं? से, सड़क, अंत में है।
ये भी 4 होते हैं साथियों, इनका भी आप क्रम याद रखें, ये इसी सीक्वेंस में लिखे जाएंगे, से है। बोल के देखे साथियों, इनको बोलने में भी हम कई बार से हैं एक ही बोल देते हैं, इनका उच्चारण भी अलग से होगा, शे फिर शे फिर शे फिर है, ये इनका उच्चारण होगा साथियों। वे का उच्चारण स्थान क्या होता है? वे का उच्चारण स्थान होता है साथियों, संस्कृत में हम लोग पढ़ते हैं वकारस्य दंतोष्ठ, वकारस्य दंतोष्ठ, मतलब वे का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ होता है, दंत और ओष्ठ होता है। आप बोल के देखिए, वे होठों का पूर्ण रूप से योगदान है, साथ में दांत के भी जीवा स्पर्श कर रही है, इसलिए वे का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यंजन ध्वनियां। व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है? मुख्यतः व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने आधारों पर किया जाता है साथियों? 2 आधारों पर। कितने आधारों पर किया जाता है? प्रमुखतः या मुख्यतः 2 आधारों पर किया जाता है। नेक्स्ट है भाषा में सौते उच्चारित ध्वनियों को कहा जाता है। सौते उच्चारित का मतलब हो गया जिनमें किसी अन्य की सहायता की आवश्यकता नहीं हो, जो अपने आप में पूर्ण हो, किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं है, तो वो कौन से हैं? वो स्वर है। क्या है? स्वर। अभी बताया था पहले साथियों कि स्वर वो हैं जिन्हें अन्य किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, जो अपने आप में परिपूर्ण है। ठीक है साथियों। नेक्स्ट है ओष्ठाकृति के आधार पर। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों के भेद। नेक्स्ट है साथियों ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों के भेद। कितने हैं साथियों? ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों के भेद 2 होते हैं साथियों। कितने होते हैं? 2 होते हैं। पहला है वृत्ताकार, दूसरा है अवृत्ताकार। साथियों 2 रूप होते हैं ओष्ठाकृति के आधार पर, पहला है वृत्ताकार, दूसरा है अवृत्ताकार। तो वृत्ताकार में साथियों कौन से रूप आएंगे? अवृत्ताकार में कौन से रूप आएंगे? बताएं साथियों। वृत्ताकार में आएंगे साथियों, मेरे साथ उच्चारण करके देखें आप, उ उ ओ औ। बोल के देखें साथियों, उ, मेरे होठों की तरफ देखें, उ उ ओ औ। इन चारों वर्णों का उच्चारण कर रहा हूं मैं, तो होठ लगभग गोल रहते हैं। वृत्ताकार का अर्थ ही गोल होता है, तो इनका चारों के उच्चारण के अंदर होठ बिल्कुल पूर्ण रूप से गोल रहते हैं, तो ये वृत्ताकार हो गए 4। उ दीर्घ उ, ओ औ। तो साथियों इनके अलावा जो बचे हैं वे सभी अवृत्ताकार में आएंगे। बोल के देख लीजिए आप, ए आ ई ई ई ई। इनका कोई बैलेंस नहीं बैठ रहा। इन चारों के उच्चारण में होठ लगभग गोल थे, उ ओ औ, उ ओ औ। और अवृत्ताकार में इनके अलावा जो बच गए, ए आ ई दीर्घ ई, री ऋषि, फिर उ आ गया, ए आई, ओ इसमें आ गया। तो कितने हो गए साथियों? 7। तो ये 7 स्वर अवृत्ताकार होंगे। ठीक है। नेक्स्ट है मुखाकृति के आधार पर 4 भेद होते हैं। ठीक है। ओष्ठाकृति के आधार पर तो स्वरों के दो भेद होते हैं, मुखाकृति के आधार पर 4 भेद होते हैं स्वरों के। किसके साथियों? स्वरों के मुखाकृति के आधार पर, मुख की आकृति के आधार पर 4 भेद होते हैं साथियों। किसके? स्वरों के। मुखाकृति के आधार पर 4 भेद होते हैं स्वरों के। कौन कौन से साथियों? संवृत, अर्ध संवृत, अर्ध विवर्त, विवर्त। लिख देता हूं साथियों, संवृत, संवृत, अर्ध संवृत, अर्ध विवर्त,
और 4 नंबर होगा विवरित। अर्धसंवृत, संवृत, अधविवरित और विवृत। अब इनका वर्गीकरण करेंगे साथियों। संवृत क्या है, अर्धसंवृत क्या है, अर्धविवृत क्या है, विवृत में इनमें क्या क्या आएगा। तो साथियों संवृत वो होता है जिसमें हमारा उच्चारण करते समय मुख द्वार जो है वो 25% खुला रहता है। मतलब 1/4 कहो या 25% कहो, उच्चारण करते समय मुख द्वार 25% खुला रहेगा तो वो संवृत में आएगा। अर्धसंवृत में मुख द्वार 50% के आसपास खुला रहता है, 50% अर्थात 1/2। अर्धविवृत में मुख द्वार 75% खुला रहता है अर्थात 3/4। विवृत के अंदर मुख द्वार 100% खुला रहता है, 100%, 100% मुख द्वार खुला रहता है तो वो विवृत में शामिल होगा। साथियों संवृत में क्या आएगा, अर्धसंवृत में क्या आएगा, अर्धविवृत में क्या आएगा, विवृत में क्या आएगा, आप बताएं साथियों। साथियों संवृत के अंदर 5 स्वर आएंगे। संवृत के अंदर कितना आएंगे साथियों, 5 आएंगे। कौन कौन से हैं, ई, दीर्घ ई, उ, दीर्घ उ, री। अब आप कहेंगे सर लिख तो दिया, बताया नहीं, कैसे होंगे। देखिए साथियों मुख द्वार की तरफ देखें, मैं उच्चारण कर रहा हूं ई, उ, री। आप भी करके देखिए साथियों, ई, दीर्घ ई, उ, री। देखिए साथियों मुख द्वार सबसे कम इन 5 स्वरों के उच्चारण करने में खुला रहेगा। फिर आएगा साथियों अर्धसंवृत। अर्धसंवृत है ए, ओ। देखिए साथियों मुख द्वार की तरफ देखें, ए, ओ, लगभग मुख द्वार 50% खुला है। ए, ओ। नेक्स्ट है साथियों अर्धविवर्त। अर्धविवर्त में क्या आएगा साथियों, देखें ए, आई, औ। ये 3 स्वर हैं साथियों जिनके उच्चारण करने में मुख द्वार 75% अर्थात 75% खुला रहेगा। ए, आई, औ। नेक्स्ट है साथियों विवर्त। विवर्त का अर्थ हो गया 100%, 100% मुख द्वार खुला रहना चाहिए। कितना, 100% मुख द्वार खुला रहना चाहिए। तो विवर्त में बोल के देखे साथियों, आगे इनमें 5 इसमें आगे, 2 इसमें आगे, 7, 7 और 3 10, एक बचा है वो होगा आ। बोल के देखे साथियों आ, उच्चारण करके देखे साथियों, मुख द्वार 100% खुला रहेगा। आ में, आ के उच्चारण करने में मुख द्वार 100% खुला रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस क्रमांक वाले ध्वनि अक्षर ध्वनि है। किस क्रमांक वाले ध्वनि अक्षर ध्वनि है। अक्षर का अर्थ होता है, विच्छेद करके देखे साथियों, अक्षर का होगा ए प्लस क्षर, अर्थात वे शब्द जिसके क्षति नहीं होती, जिसका बिखराव नहीं होता, जिसका खंडन नहीं होता। ए का अर्थ होता है नहीं, क्षर का मतलब बिखराव खंडन नहीं होता, वो होते हैं अक्षर। तो इनमें करके देखिए साथियों, शे का आप उच्चारण करें शे, तो पहले आपको शे की ध्वनि आती है, फिर बाद में ए की ध्वनि आने लग जाती है। जैसे चे का उच्चारण करके देखिए साथियों, तो चे में, चे के अंदर उच्चारण करके देखें चे, 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 तो चे थोड़ा सा सुनाई देता है, ए की ध्वनि ज्यादा आती है। फिर ये साथियों टे, टे का उच्चारण करके देखे साथियों, टे में भी टे की ध्वनि थोड़ी सी, ए की ध्वनि ज्यादा है। जबकि ई का आप कितना ही लंबा उच्चारण कर ले, ई का आप कितना भी लंबा उच्चारण कर ले, ई का ई ही रहेगा। जैसे करके देखे साथियों, ई, कितना ही लंबा उच्चारण कर ले, इसका कोई क्षति नहीं होती, इसका कोई बिखराव नहीं होगा, इसका कोई खंडन नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, ना हुआ है ना भविष्य में होगा। तो इसका सही आंसर है ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों पद किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पद किसे कहते हैं। पद वे हैं साथियों जो वाक्य में प्रयुक्त हो। वाक्य में प्रयुक्त अगर शब्द होगा तो वो पद का रूप लेगा। वाक्य में प्रयुक्त शब्द, ध्यान दे साथियों, सिर्फ शब्द नहीं, वाक्य में प्रयुक्त
शब्द पद का रूप होता है साथियों। वाक्य में प्रयुक्त शब्द शब्द हो, लेकिन वो वाक्य में प्रयुक्त होना चाहिए। किस में प्रयुक्त होना चाहिए? वाक्य में। अगर वो वाक्य नहीं है तो वो पद नहीं कहलाएगा साथियों। वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाता है? पद कहलाता है। क्या कहलाता है? पद। जब तक वो शब्द है वो वाक्य में प्रयुक्त नहीं होगा, पूर्ण वाक्य नहीं होगा, तब तक वो पद नहीं कहलाएगा। जैसे मैं लिखता हूं आप राम, मैं लिखता हूं आम, मैं लिखता हूं खाता, मैं लिखता हूं है। साथियों ये शब्द जरूर हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? ये चारों अलग अलग शब्द जरूर हो सकते हैं, ये पद का रूप नहीं हो सकते। पद का रूप साथियों क्या लिखा है? वाक्य में प्रयुक्त शब्द। ये शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त होंगे तब वो पद का रूप होंगे। तो साथियों इनका पद में प्रयुक्त करने के लिए ऐसे लिखना पड़ेगा इनको सीक्वेंस में, राम आम खाता है। अब जाके राम ने आम खाया है साथियों। ये शब्द थे, अलग अलग थे, इनको एक कर दिया है, एक पद के रूप में इकट्ठा कर दिया है, इनको इनका सम्मिलित रूप कर दिया है, तब जाके ये पद बना है साथियों। ये जब तक एक एक शब्द थे तो ये शब्द का रूप थे, और इन चारों को एक कर दिया। एक करने के बाद इन्होंने पद का रूप बना लिया साथियों। अब ये पूर्ण पद बना है साथियों। धन्यवाद साथियों। आप हमारे टेलीग्राम चैनल जीके बाई प्रेम सर से जुड़ें, आपको वहां पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाएगी। आपकी डेली क्लास होगी साथियों किसी ना किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद साथियों। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ये आपकी जिम्मेदारी है साथियों। आप इसे बखूबी निभाएं। धन्यवाद साथियों।